हम लोग लाइव हैं अब। तो आज के आई कैन अर्बन इनसाइट्स की 29वीं कड़ी में कोविड-19 सैनिटेशन वर्कर्स और उनसे जुड़ी हुई चुनौतियों के विषय पे आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। आई कैन गवर्न यानी इंडियन सिटीजन्स अलायंस फॉर न्यू गवर्नेंस एक ऐसे लोगों का समूह है जिसमें हम ऐसे प्रयासों को, ऐसे लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार से परे अपनी जिम्मेवारी को लेकर के लोगों की सेवा करने का और मिलजुल करके काम करने का प्रयास करते हैं। तो आज का कार्यक्रम विशेष इसलिए है क्योंकि हम लोग इसको कोरोना के बैकड्रॉप में कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से पूरे देश दुनिया में कहिए कि कोरोना ने एक तरीके से हाहाकार मचाया हुआ है। काफ़ी लाखों लोग इससे हताहत हुए हैं और हम लोगों ने इसी को ध्यान में रख करके ऐसा लगा कि कोरोना के समय में जिन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्हें हमें धन्यवाद कहना चाहिए, उन्हें उनके योगदान को याद करना चाहिए। तो इसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स में डॉक्टर्स और पुलिस के अलावा जो सैनिटेशन वर्कर्स रहे हैं उनका काफ़ी कहिए कि महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बल्कि सामान्य समय में भी सैनिटेशन वर्कर्स जो होते हैं वो 24/7, मुकेश जी से मेरी बात हो रही थी और भी लोगों से बातचीत हो रही थी कि 24/7 365 दिन साल में शायद ही कोई दिन होता है जब सैनिटेशन वर्कर्स को छुट्टी मिलती है, बल्कि नहीं मिलती है। तो ऐसे चुनौतियां अनायास भी सामान्य समय में भी चलते रहते हैं, लेकिन कोरोना के दौर में मान लीजिए कि रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा इस पे रहा है, इन्फेक्शन का रिस्क और भी तमाम तरीके। लेकिन फिर भी सैनिटेशन वर्कर्स ने लगातार कहिए कि सारे कम सैलरी, सामाजिक भेदभाव और ऐसी तमाम चुनौतियों के बावजूद लगातार जो है वो अपने जान पे रिस्क लेकर के काम करते रहे हैं। कई लोग इसमें हताहत हुए हैं और ऐसे लोगों को हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे और कहीं ना कहीं समाज को इस बात से अवगत कराने की आवश्यकता को लेकर के हम इस कार्यक्रम में जमा हुए हैं कि ऐसे जो भी लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जान गंवा करके कर रहे हैं, उन सभी के योगदान को हम सभी को याद करना चाहिए। उनको सही तरीके से उन्हें जो डिजर्व सम्मान है, उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करने के लिए आज कहिए कि हम लोग के पास एक अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि सैनिटेशन वर्क से जुड़े हुए मतलब कि वर्तमान स्वतंत्र भारत में की एक पूरी जो यात्रा रही है पिछले 50 सालों की, खास करके वो पूरे 50 साल की यात्रा हम लोग कहीं ना कहीं आज के तारीख में अपने साथ पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की मौजूदगी से आज कवर करने की स्थिति में है। तो डॉक्टर पाठक का एक बार बहुत बहुत स्वागत। और कहीं ना कहीं डॉक्टर पाठक के बारे में ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वतंत्र भारत में सैनिटेशन मूवमेंट के वो जनक रहे हैं और लगातार वो 1970 से सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से उन्होंने लगातार इसको काम किया है। और उन्होंने, मेरी सर से कल बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी उन्होंने जस्टिफाई किया कि वो वैशाली से उनकी जन्मभूमि रही है और कहीं ना कहीं वो बुद्ध और महावीर की जो एक जन्मभूमि की जो परंपरा वैशाली ने शुरू की शायद किसी ज़माने में, उसको कहीं ना कहीं सर कंटिन्यू कर रहे हैं। और सैनिटेशन वर्कर्स के और भी तमाम समाज के ऐसे जो कमज़ोर, पिछड़े और दबे कुचले वर्ग हैं, उनका लगातार जो है कहिए कि सर मदद करते रहते हैं। सर को इसके लिए भारत सरकार से पद्म भूषण और इसके अलावा देश विदेश के अखबारों से लेकर के सम्मान जैसे तमाम चीज़ें सर को लगातार मिली हैं, जिसमें गांधी पीस प्राइज और भी तमाम अवार्ड शामिल हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हम लोग के साथ स्वच्छ शहर का मॉडल माने जाने वाले अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के सेग्रीगेशन सेंटर इंचार्ज डॉक्टर शशिकला सिन्हा और सुनीता सरखेल जी भी जुड़ी हैं। सुनीता जी और शशिकला जी, आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मेरी शशिकला और जी से और सुनीता जी से बातचीत हो रही थी तो दोनों कहिए कि MA तक इन्होंने पढ़ाई की है और शशिकला जी पूर्व में शिक्षक रही हैं। वो बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाती थी किसी समय में और वो सोशल वर्क को लेकर के काफ़ी इंटरेस्टेड रही हैं। तो सोशल कहिए कि जो एक आमतौर पे अवधारणा होती है कि
सफाई से जुड़ा हुआ काम नहीं करना चाहिए। तो इसके बावजूद शशिकला जी ने इसे एक सोशल मिशन के रूप में टेकअप किया। और सुनीता जी की भी कहानी कुछ ऐसी रही है। वो वर्तमान में अंबिकापुर में सेग्रीगेशन सेंटर के इंचार्ज हैं। इसके अलावा वो अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, सिंगल मदर हैं और बहुत मेहनत से अपने सीमित आमदनी में अपने बच्चों का देखरेख करती हैं। हम सुनीता जी और शशिकला जी जैसे माताओं को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार प्रणाम करना चाहेंगे, जो कहीं ना कहीं संघर्ष से अपने बच्चों को अच्छे जीवन और आगे बढ़ने के लिए लगातार संघर्षरत रहती हैं। और हमारे साथ कार्यक्रम में आज सफाई सेना के जनरल सेक्रेटरी जयप्रकाश चौधरी जी भी जुड़ेंगे। इनफैक्ट वो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ टेक्निकल इशू आ रही है। जयप्रकाश जी मूलतः मुंगेर से हैं, वर्तमान में दिल्ली में हैं। पिछले 15 सालों से ये दिल्ली में सफाई क्षेत्र में और भी तमाम क्षेत्रों में काम करते रहे हैं। बड़ा परिवार रहा है इनका और बड़े भाई की जिम्मेवारी के तहत के कारण ये बहुत ज़्यादा कहिए कि जितनी पढ़ाई लिखाई ये करना चाहते थे वो तो ये नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने सफाई सेना के माध्यम से 15,000 लोगों की एक संस्था बनाई है और उनके अधिकारों को लेकर के उनकी चैलेंजेस जो होती हैं वो सरकार से, समाज से किस तरीके से मिलकर काम करें, इसका ये लगातार प्रयास करते हैं। तो जयप्रकाश जी, अगर आप जब भी हमसे जुड़ते हैं आपका इंटरनेट कनेक्ट होता है तो एक बार हम आपका फिर से स्वागत करेंगे। आज हमारे साथ जम्मू से मुकेश शर्मा जी भी जुड़े हैं। मुकेश जी नमस्कार। मुकेश जी वर्तमान में जम्मू में ही पले बढ़े हैं और ये भी वहाँ पे कोरोना के समय में काफी लोगों की इन्होंने सेवा की है। ये काफी वर्कर्स को ये मतलब कि उन्हें सफाई करने के को लेकर के हैंडल करते हैं और उनके जो तमाम चुनौतियां आती हैं, केवल नौकरी के अलावा भी जो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं जिंदगी में, उसमें भी ये अपने वर्कर्स का काफी ख्याल रखते हैं। और इसी तरह की कहानी रंजीत जी की भी है। रंजीत जी हम लोग से आज शायद जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें टेक्निकल इशू के कारण हम लोग उन्हें शायद नहीं जुड़ पाए, लेकिन हमने उनका एक वीडियो लिया है जिसे मैं कार्यक्रम के दौरान चलाने की कोशिश करूंगा। रंजीत जी भी सफाई अधिदर्शक हैं, दरभंगा में सैनिटेशन सुपरवाइजर हैं और वो भी कोरोना के टाइम में खास करके अन्य समूहों की तरह विशेष रूप से लोगों को अवेयर करना, लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करना, इस तमाम चीज़ों में वो लोगों के लिए काम करते रहे। तो आज के कार्यक्रम में हम कहीं ना कहीं 3-4 विषयों पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा पद्म भूषण डॉक्टर विंदेश्वर पाठक सर को कि पाठक सर लगभग 8 से 10 मिनट में अपनी बात रखें, फिर हम लोग आपके पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। पाठक सर। सफाई में जो मेरा योगदान है वह है कि इस देश में महिला ढोने की प्रथा वैदिक काल से चली आ रही थी कहिए अब, और खुले रूप में शौच करने की। और जो महत्वपूर्ण बात है कि उसका समाधान ब्रिटिश सरकार ने करने की कोशिश की, लेकिन वो समाधान ऐसा आया जो सीवर सिस्टम कहते हैं। तो उसमें उसका बनाना, चलाना और जो उसमें पानी लगता है इतना अधिक है, बड़ा कॉस्टली है सब। तो उससे क्या हुआ कि अब तक 1970 में पहली बार सीवर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था कोलकाता में। और आप देख लीजिए कि लगभग 150 वर्ष में, 150 वर्ष में सिर्फ 700 शहरों में सीवर लगा है और वह भी आंशिक है वो सुदूर। तो अब ये देखिए कि गांधी चाहते थे, गांधी ने कहा था कि स्वच्छ भारत पहले चाहिए और आज़ादी बाद में। जो आदमी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हो वो आदमी कह रहा है कि आज़ादी बाद में चाहिए। तो गांधी के लिए सफाई का
इतना बड़ा महत्व था, जिसको आपने सेंटेशन होकर करने की कोशिश की है। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो यह है कि पहले मैंने टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, जैसे आइंस्टाइन ने किया, जेम्स वाट ने किया, न्यूटन ने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। उस प्रकार से पहले मैंने टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के ये संभव नहीं था। इसकी एक तुलना हो सकती है, जो कि न्यूयॉर्क शहर का जो सेटलमेंट था वो 1860 में स्टार्ट हुआ, और उस समय वहाँ पर गाड़ी घोड़ा से लोग आते जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, और सामान का जो फेरी होता था वो भी घोड़ेगाड़ी से। तो घोड़े का जो लिद्दी होता था, जिसको जो हॉर्स डंग कहते हैं, वो गर्मी के समय में वो उगता रहता था वो, और बरसात में वो ड्रेनेज को चुप कर देता था। तो 1890 में एक सेमिनार बुलाया गया 7 दिन के लिए, विचार करने के लिए। 3 दिन के बाद उसको वाइंड अप कर दिया गया, यह कहते हुए कि कोई सुझाव आ ही नहीं रहा है तो क्या किया। 1907 में जब ऑटोमोबाइल्स का आविष्कार हुआ, तो फिर धीरे धीरे ऑटोमोबाइल्स शहर में चलने लगा, और घोड़ा गाड़ी धीरे हटने लगा शहर से। 1920 तक पूरे शहर से हटी। वही कहानी वो घोड़े का है, ये आदमी का है, कि जो खुले रूप में शौच करने की प्रथा थी हमारे यहाँ, और महिला ध्वनिक प्रथा, तो ये दोनों को मिटाने के लिए तकनीक चाहिए था। तो हमने इसका आविष्कार किया, और ये आप देखेंगे ये टेक्नोलॉजी है, सिंपल टेक्नोलॉजी है, लेकिन 2 गड्ढा इसमें है। एक इस्तेमाल में होता है, दूसरा बंद रहता है। जब ये भरता है ये चालू हो जाता है, और पहले वाले में मिट्टी 2 साल में खाद हो जाता है। इसको आप खेत में डाल सकते हैं, और इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। आप इसको देख सकते हैं। हम सूंघते हैं आपके लिए, ये हमारे हाथ में जो है ये पखाना है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, इसमें पानी कम लगता है फ्लश करने में, 1 लीटर 1.5 लीटर पानी लगता है, और इसमें गैस पाइप नहीं होता है। गैसेस जो है वो मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है, इससे क्लाइमेट चेंज। तो हर दृष्टि से टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल है, और इंडिजिनस है, अप्रोप्रिएट है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। इसको पहले बांग्लादेश ने अडॉप्ट किया, वियतनाम ने किया, और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर भारत सरकार ने भी अडॉप्ट किया इसको, राज्य सरकारों ने अडॉप्ट किया। और आज देख रहे हैं कि हर घर में शौचालय बन गया है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये टेक्नोलॉजी का आविष्कार हमने बना के चला के दिखा दिया था। सुलभ से करीब 1.5 मिलियन तो सीधा हम लोग ने बनाया, और जो भारत सरकार का 10 करोड़ का शौचालय बना है घरों में, वो इसी कारण से बना है। तो सफाई के क्षेत्र में एक पहला हो गया। दूसरा हुआ कि मैला ढोने की प्रथा समाप्त हुई, क्योंकि जो पखाना वो ढोते थे कमाऊ पखाना, उसको सुलभ शौचालय में कन्वर्ट करा दिया गया। तो उससे वो समाप्त हो गया। पहले गांव में महिलाओं को दिक्कत होती थी शौच के जाने के लिए, सूर्योदय पहले जाते थे या सूर्यास्त के बाद जाते थे, बच्चे मरते थे डायरिया डिसेंट्री से, स्कूलों में शौचालय नहीं थे।
शहरों में जो 85% घर थे उसमें कबाब पकाते थे। फ्रीज एरियाज में लोग ओपन जाते थे, रेलवे ट्रैक के बगल में जाते थे। पब्लिक प्लेसेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस में शौचालय कहीं नहीं था। तो 1872 में बंगाल गवर्नमेंट ने प्रयास किया, वो नहीं हुआ। तो 1974 में पहली बार हमने पटना में इसका शौचालय बनाया और शुरू किया। उसमें 10 पैसा लगता था इस्तेमाल के लिए, तो काफ़ी लोग अधिक को पैसा कौन देगा। मैंने कहा भाई साफ सुथरा रहेगा तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन गंदा रहेगा तो जाएगा कौन। तो शौचालय बनाया, स्नान घर बनाया, हाथ धोने का वॉश बेसिन दिया, सोप पाउडर दिया हाथ धोने के लिए, ये सारे। और सबसे बड़ी बात, राउंड द क्लॉक मेंटेनेंस। तो 10,000 शौचालय 10 जगहों पर, 20 सीट का है, 30 सीट का है, 50 सीट का। सबसे बड़ा जो बन रहा है वो है आपको पंढरपुर। शिरडी में बना है, वो 500 सीट का है और उसमें स्नान घर भी है। लेकिन पंढरपुर का जो है वो सबसे बड़ा शौचालय है। और ये जो है, ये देखिए, ये शौचालय पंढरपुर का है। अब अंदाज लगता है कि शौचालय होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा शौचालय है और अभी 2 लाख लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगला साल से ये करीब करेंगे 4 लाख लोग इस्तेमाल करेंगे। तो समय का अभाव कम है, समय का अभाव है, इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं और सिर्फ बता के खत्म कर रहे हैं कि ये पानी पब्लिक टॉयलेट का है। तो ये पानी का हमने ट्रीटमेंट किया, शौचालय का पानी है। तो ये इसमें गैस का बदलाव तो कहाँ है। तो ये जो है ना, इसमें खाना पकता है, लैंप जलता है, बिजली बनती है, और ये पानी जो साफ है इसमें भी खाद है। तो इसको खाद में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन भोजन नदियों में छोड़ना हो तो इसमें कोई भी आपको पोल्यूशन नहीं होगा। तो अभी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, उनका हमने इस काम में जो सफाई वर्कर्स की बात आप कर रहे थे, तो सफाई वर्कर्स में जो हम लोगों ने उनको उस काम से निकाला, पढ़ाया लिखाया, काम दिया, और आज स्थिति ये है कि हम ख़त्म कर रहे हैं। आज ही प्रेजेंटेशन हुआ है, उसमें जो मकान मालिक है, जजमान है, मेरा कहने का मतलब है, वो क्या कह रहा है कि ये सुनीता 15 वर्ष पहले जब हमारे यहाँ आई थी तो गेट के भीतर इसको नहीं आने दी, जो खाना था इसको बाहर दिया गया, जूठा खाना था। और 15 वर्ष के बाद हम इसके यहाँ गए, कार्ड दिया और आने के लिए निमंत्रण दिया, हमारे घर में आई, शादी भाग लिया और फिर खाना खाया। और फिर तो 15 वर्ष में कितना चेंज हो गया कि अप्रतिष्ठा के साथ आई थी पहले बार, अभी प्रतिष्ठा के साथ ये भी सब काम किया हमने। तो चूंकि लंबा विषय है, हम उसको छोड़ दे रहे हैं। यदि कोई क्वेश्चन मन में होगा पूछिएगा तो हम बताएंगे। इतने हमारे पानी का इतना हमारे पास काम है कि हमारे काम को तो बताने में समय लगेगा। एक अंत में ये जो ये है, देखिए, ये उषा चौमर जो है, ये महिला ढो रही थी, सफाई वर्कर की बात कर रहे हैं ना, ये 2003 तक महिला ढो रही थी और 2015 में ये प्रधानमंत्री के साथ खड़ी। तो इस लायक बनाया इसको हमने कि प्रधानमंत्री के साथ खड़ी गई। तो सैनिटेशन वर्कर्स के लिए जो हमने काम किया है, समय होगा तो फिर बात बताएंगे। तत्काल धन्यवाद। ठीक है सर, आपने संक्षेप में जो अपने इस यात्रा, सुलभ के यात्रा और स्वच्छता यात्रा की बात की, इस पे सवाल जरूर कुछ उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम आपके पास फिर से वापस आएंगे। अब हम चलते हैं शशिकला सिन्हा जी के पास। शशिकला मैम, आप भी अपनी बात रखें अपने यात्रा में के बारे में और अपने कोविड के समय खास करके सफाई की चुनौती के बारे में। अपना माइक आप अनम्यूट कर लें। जी सर, हम लोग तो ऐसे क्या है कि
मैं जब अपने स्वच्छता के बारे में बताऊँगी कि हम लोग ने कैसे इस जर्नी को स्टार्ट किया। यहाँ जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मॉर्निंग वॉक में जब मैं निकलती थी, तो वार्डों में जगह-जगह कूड़ा देख के मुझे लगता था कि इसको कैसे हम लोग हटा सकते हैं, कैसे अपने शहर को साफ कर सकते हैं। लेकिन उस समय मुझे कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आता था। तब हमारा 2015 में ट्रेनिंग हुआ ऋतुषन मैम ने श्रीनिवासन सर करके नाम बुलाया। उनके द्वारा महिलाओं का ट्रेनिंग कराया गया, जिसमें हमने कचरे को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे उनको मैनेज करके प्रोसेस के द्वारा उनको कैसे मतलब आप अगर कचरे को कलेक्शन के साथ-साथ आप उसका अर्न कैसे कर सकते हैं, उससे कमाई कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रेनिंग भी दिया गया। उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे लगा कि ये ऐसा काम है जिससे हम लोग अपने शहर को साफ-सुथरा भी कर सकते हैं और साथ में जो महिलाएँ हैं, जो काम करना चाहती हैं, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उनको इससे रोज़गार से जोड़ा भी जा सकता है। उसके बाद जब हम लोगों ने स्टार्टिंग किया 2015 में तो कुछ महिलाएँ स्टार्ट में के दौरान तो क्या होता है कचरा कैसे लाना है, कलेक्शन करना है, वार्डों में जाने से कलेक्शन करते समय पहले लोगों को समझाना कि आपको अलग-अलग देना है, गीला-सूखा अलग-अलग देना है। इसमें परेशानी होती थी हम लोग को वार्डों में जा-जा के समझाना और जो दीदी कलेक्शन करने जाती थीं, उनको भी परेशानी होता था क्योंकि वो जब जाती थी तो कई लोगों को लगता था कि ऐसा मतलब कि कचरे का काम कर रही हैं, उनसे दूर रहो और उनको कैसे मतलब वो करना है। तब उस समय उन दीदी को हम लोग को मोटिवेशन करना, उनको इस काम को के बारे में बताना कि इससे केवल आप शहर को साफ नहीं कर रही हैं, आप अपने घर परिवार का आर्थिक स्थिति भी ठीक कर रही हैं, साथ-साथ आप एक अच्छा काम कर रही हैं। इस तरह मोटिवेट करके उनको आगे-आगे इस काम को करते रहने के लिए प्रेरित करते रहे। और धीरे-धीरे क्या हुआ कि सभी महिलाएँ इस काम से जुड़ने लगीं और अपने शहर को जैसे ही एक वार्ड पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था। एक वार्ड जैसे ही क्लीन दिखने लगा, उसका असर पूरे शहर में पड़ने लगा। तो धीरे-धीरे हमने ऐसे करते-करते अपने शहर के 4800 वार्ड में इस काम को स्टार्ट किया और इस तरह हमने अपने-अपने शहर को बहुत अच्छे से साफ-सुथरा किया और आज 450 महिलाओं के साथ हम लोग ने इस काम को आगे बढ़ाते हुए अपने शहर को नंबर 1 में स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 में लाया है। हमने कई बार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और क्या है कि जैसे जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए, जिससे अपने शहर को एक नया पहचान दे सकूँ। और आज इस काम की वजह से हमारे अंबिकापुर को देश-विदेश में भी जाना जाता है कि स्वच्छता के क्षेत्र में एक अंबिकापुर एक शहर भी है। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जैसे-जैसे एजुकेशन को लेके बोला जा रहा है कि हम लोग इतने पढ़े-लिखे हैं, फिर भी ये काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि एजुकेशन केवल इंसान को पैसा कमाने का तरीका ही नहीं, ये भी देता है कि आप अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने आस-पास समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी देता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि एजुकेशन केवल पैसा कमाने के लिए ही नहीं होना चाहिए। एजुकेशन आपको एक ऐसा जानकारी देता है जिससे आप अपने शहर को कैसे साफ-सुथरा कर सकते हैं और कैसे आप उसको एक नया दिशा दे सकते हैं। साथ में आप अपने आस-पास के लोगों को कैसे मोटिवेशन दे सकते हैं, कैसे आप अपने आप को आगे ला सकते हैं। जी, धन्यवाद सर, मैं इतना बहुत बहुत धन्यवाद शशिकला जी। हमारे साथ अब मैं बुलाना चाहूंगा सुनीता जी को। सुनीता जी, आपको आवाज आ रही है तो जी आप अपनी बात रखिए जी। सुनीता जी, आपका माइक आपकी आवाज फ्रीज हो रही है,
हो सकता है, आप कुछ बोलिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। आपकी आवाज डिस्टर्ब आ रही है, आप एक बार माइक कैमरा ऑफ करके ट्राई कीजिए, उससे हो सकता है कि आपकी क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाए। बहरहाल हम लोग चलते हैं मुकेश जी के पास। मुकेश जी, आपको आवाज आ रही है? सर, मेरी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बस आप एक बार आप क्विट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, हो सकता है उससे बेहतर हो जाए। अब नहीं तो कैमरा ऑफ कर लीजिए। अच्छा, तब तक एक बार शशिकला जी के पास फिर से वापस आते हैं। एक सेकंड। शशिकला जी, एक चीज बताइए, अभी सुनीता जी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि आज हम लोग के साथ कार्यक्रम में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हम लोग के साथ पैनल पे मौजूद हैं। आप एक महिला हैं, अलग तरीके की चुनौतियां आती हैं। मान लीजिए कोई भी काम समाज में, हमारे समाज में सामान्य तौर पर महिलाओं को अक्सर ज्यादा चुनौतियां मिलती हैं, समाज की तरफ से तमाम तरह की चीजें कही जाती हैं। आपका कैसा अनुभव रहा है, और आप सर से कुछ पूछना चाहेंगे इस विषय में? महिलाओं को तो रहता ही है हर चीज में, क्योंकि कुछ भी जब वो नया करना चाहती हैं तो पहले सबसे पहले उनको हर चीज करने से पहले परमिशन चाहिए होता है। साथ में ये कि आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो तो इससे आपको क्या लाभ होगा। इस सब को देखते हुए जब भी आप बाहर निकलो, फिर क्या होता है कि आपका टाइमिंग भी बहुत लग जाता है ना। आप अगर बाहर निकल रहे हो तो अगर आप सुबह से निकल रहे हो तो शाम तक हो जाता है। तो उसके हिसाब से फिर सुनना भी पड़ता है लोगों का कि मतलब सुबह से गई है, शाम तक काम कर रही है, इस टाइप का बहुत सारे अड़चने आती हैं। पर अगर आप ठान लिए हो तो फिर आप करके ही रहते हो। और जो सर है, मैं उनसे जो टॉयलेट के बारे में जो बता रहे हैं, तो मैं उनसे क्या है कि जैसे इसमें अच्छे से मतलब नेटवर्क की वजह से या किसी की वजह से मैं उनका पूरा कन्वर्सेशन अच्छे से नहीं सुन पाई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो अभी मेरे को बताए हैं वो पर्सनली किसी चीज में मेरे को बताए, ताकि मैं उसको अगर हमारे क्षेत्र में या जरूरत होगा तो मैं वो भी करूँ। उसमें यह है कि जो शौचालय घरों में बनते हैं अभी अभी बहुत बाकी है, या पुनः उसको ठीक से और बनाने की आवश्यकता है। तो इस टेक्नोलॉजी को समझ करके आप चाहें तो अपने एरिया में जहां आप काम कर रही हैं इसको बनवा सकती हैं घरों में, और पब्लिक प्लेसेस में जहां शौचालय नहीं हो वहां भी इसको बनवा सकती हैं, और उसको भी देख रेख के लिए रात में कोई मर्द या लड़का रहेगा, लेकिन दिन में महिलाएं भी ये करती हैं इसको। हाँ, तो महिलाएं जो हैं वो मेंटेनेंस भी कर सकती हैं। तो ऐसा करके आप शौचालय के क्षेत्र में फिर इससे गैस निकलता है, बिजली बनती है। जो पानी देखा ना आपने, वो पानी जो है उसमें खाद है, उसमें तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। तो इसीलिए ये सब जो सुलभ का काम है ये पूरा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है। बहुत चीज दिखाया नहीं गया है, समय नहीं है। तो उसमें से डकवीट है। अब डकवीट प्लांट होता है, छोटा प्लांट हम लोग पॉन्ड में डालते हैं और पूरा पानी साफ हो जाता है, और उसमें आप मछली पा सकती हैं। और 2-3 लड़के जो है ना, लड़कियां, इसको आपका एम्प्लॉयमेंट भी होगा और 5 लाख 6 लाख रुपए का मछली जो है साल में पाल सकते हैं। तालाब का दूसरा पानी है, आर्सेनिक एरिया में तालाब है, आपके यहाँ भी आर्सेनिक एरिया है, तो उसमें तालाब के पानी को साफ करने का टेक्नोलॉजी हमारे पास में है। और ये देखिए, ये पानी जो है 50 पैसे हम लोग सप्लाई करते हैं। और ये पानी कहाँ का है, ये देखिए, ये पॉन्ड का पानी है।
ये तालाब है और इसके पानी को साफ करके और फिर ये जो है पानी दिया जाता है। इसमें भी क्या है कि एम्प्लॉयमेंट है और इसमें भी रिकवरी है। इसमें जो लोन बैंक से लेंगे उसमें आप उसको लौटा भी सकते हैं उसको। तो हमारे जितना भी प्रोजेक्ट हमारा है वो 7 आविष्कार तो हमने किए हैं स्वयं। इतना आविष्कार तो न न्यूटन ने किया है, न जेम्स वाट ने किया है, न ही आइंस्टाइन ने किया। तो ये है कि असम में रोजगार है और सब वायबल प्रोजेक्ट्स हैं। आज तक हमने किसी से दान अनुदान चंदा नहीं लिया। शुरू से ही जो पैसा काम मिला, जो काम किया, उस पैसे से संस्था चलाई हमने। तो ये जैसा आप ये बता रहे हैं डॉक्टर झा, तो ये है कि आप चाहें तो हमारे यहाँ जो काम सब है उसको समझ बूझ के अपने एरिया में, क्षेत्र में आप करवा सकते हैं और इसमें पैसा भी मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा और अच्छा काम है, काम में कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए आइए, चलिए शशिकला जी और सर एक बार नमस्कार, धन्यवाद आपको फिर से। सुनीता जी आपको आवाज आ रही है? नहीं सर, नहीं आ रही है। सुनीता जी आपको सुन पा रहे हैं? अगर लगता है सुनीता जी की तरफ से अभी भी टेक्निकल इशू है। मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश शर्मा हमारे पास जम्मू से जुड़े हैं। जम्मू में ये कहिए कि एक पहाड़ी क्षेत्र है और भी बहुत तरीके की वहाँ पे चुनौतियां रहती हैं, उसमें ये वहाँ पे काम कर रहे हैं। मुकेश जी अपनी बात रखें, आप अपनी चुनौतियों के बारे में बात कीजिए। आप म्यूट पे हैं। जी कर दिया मैंने आपको। हाँ जी सर जी। चुनौती अक्सर जो भी आप कहना चाहें। हाँ जी मैं चुनौती तो हर इंसान को होती है जब भी वो अपने काम पे जाता है, तो बिना चुनौती के वो काम नहीं होता है और उस पर खरा उतरना पड़ता है। हमारा ऐसा है कि आपको पहले भी बताया कि हमारा काम सैनिटेशन का है। तो हम 61 वार्ड है हमारा पाटाचुंगी बॉडी में, वहाँ पे हमारे पास वर्कर हैं। हमने पहले बताया कि 30-35 वर्कर हैं और वो सैनिटेशन हमारे पास कोई 3,000-3,500 घर हैं, तो उसका सैनिटेशन का काम हम देखते हैं। और हमारा काम ही ऐसा है कि सुबह 7 बजे से निकलना है हमने और 2 बजे तक हमें वहाँ पे ड्यूटी करना है। और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो इतना अच्छा काम करते हैं कि अब क्या कहें, जो वो काम करते हैं वो कर भी नहीं कोई सकता। कोविड के दौरान उन्होंने इतना मतलब फ्रंट लाइन, मतलब आगे फ्रंट होके काम किया उन्होंने और लोगों की काफ़ी उन्होंने मतलब मदद की। लोगों को आइसोलेट मतलब पूरा बताया कि कैसे आइसोलेट करना है, आप कैसे कोविड से बचना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। और जो भी उनका गार्बेज वगैरह होता था वो अपना कलेक्ट करते थे, अपने व्हील कार्ड्स होते थे, हर घर को मतलब हर गली को पूरा सफाई सैनिटेशन करके लोगों को काफ़ी मदद करते थे। अच्छा मुकेश जी और शशिकला जी, आपसे एक मैं टिप्पणी चाहूँगा कि जैसे आज का अगर हम लोग पैनल ही देखें तो मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि जो एक्चुअल सफाई कर्मी हैं वो हम लोग के साथ जुड़े। ऐसा मोरलेस कहिए कि हम लोग बहुत लोगों को नहीं जोड़ पाए। इनफैक्ट आज रंजीत जी हम लोग के साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन वो भी टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं जुड़ पाए। तो क्या है मतलब बाकी तो ठीक है, शिक्षा और ये सारी चुनौतियां हैं, लेकिन आप वर्कर्स को हैंडल करते हैं, किस तरीके के लिमिटेशंस होते हैं, किस तरीके की दिक्कतें आती हैं उन्हें, किस तरीके का अपमान उन्हें झेलना पड़ता है, इनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे मुकेश जी? सॉरी, क्या अपमान नहीं, मान लीजिए कि किस तरीके की चुनौतियां हैं सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, दिन रात कमर तोड़ के कोई मेहनत करता है, मान लीजिए आप उन लोगों को हैंडल करते हैं। हाँ, मेहनत का काम है तो ही। कैसे आप मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। चैलेंज लोगों के साथ कई बार हो जाता है, मतलब कि
उनको मोटिवेट करना पड़ता है। कुछ लोग नहीं, मतलब कई बार हम अपना यूजेस चार्जेस काटने जाते हैं तो कुछ लोग वहाँ पे नहीं पे करते हैं, मतलब उस मतलब सफाई नहीं पसंद करते हैं, नहीं हम ऐसे ही रहेंगे। फिर उनको काफ़ी मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं, आपको ऐसा चाहिए, बाकी वाला जो आपका साथ वाला है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस नहीं, ये तरह तो आप कई बार बता रहे हैं जो सफाई करवाते हैं, जो आपके सफाई कर्मी हैं, हम जी उनकी जी बात कर रहे हैं। तो उन्हें हैंडल करने में उनके क्या दिक्कतें होती हैं? क्योंकि आज हमारे पैनल पर कहिए कि सफाई कर्मी पर से हम लोग चाहते थे, लेकिन हमसे जुड़ नहीं पाए। उनके बारे में जी। बताइए, क्योंकि आप उन्हें हैंडल करते हैं, आप बहुत करीब से उन्हें डील करते हैं। हाँ हाँ, तो हमें क्या दिक्कत आती है उनसे, नहीं, या उनको क्या दिक्कत उन्हें क्या होती है? दिक्कत आती है, आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं, उनकी दिक्कतों का आप कैसे समाधान करते हैं, किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? उनको दिक्कतें कई बार फाइनेंशियली दिक्कत हो जाती है, कई बार वो बीमार हो जाते हैं, काम ही ऐसा है एक, मतलब कि गंदगी का वाला ही बोल लो, समझ लो आपकी, वैसा काम है उनका। तो कई बार उनको डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो उनको जाके हमें उनको सपोर्ट करना पड़ता है सभी को चलिए, इसमें मिलके। पाठक सर की भी हम टिप्पणी चाहेंगे। शशिकला जी से एक बार पूछते हैं इस पे। शशिकला जी, आप बहुत महिलाओं को मैनेज करती हैं, 450 लोगों का आपका कहिए कि आपकी टीम है। आप भी इस तरीके की दिक्कत फेस करती हैं कि उन्हें किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, कैसे आप उन्हें, आप म्यूट पे हैं? शशिकला जी, आप म्यूट पे हैं, एक बार आप अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। जी। चैलेंजेस तो रोज ही आते हैं, क्योंकि आप इतने सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ नया परेशानी आता ही है। लेकिन आप उसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको काम करते करते ही आ जाता है, और फिर आप कुछ नया सीख भी जाते हैं। शुरू में अभी तो हमें थोड़ा, जैसे वार्डों में जो बोला जाता था कि महिलाओं को सुनने को मिलता है, वो अब बहुत ही कम हो गया है अंबिकापुर शहर में, क्योंकि उसकी इस काम की वजह से अंबिकापुर का नाम हुआ और साथ में पहचान मिला अंबिकापुर को। तो आज जब पहले जैसे डोर टू डोर खर्चला लेने जाती थी तो दीदियों को बहुत कुछ सुनना पड़ जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बहुत ही सम्मानजनक दृष्टि से महिलाओं को देखा भी जा रहा है, जो कलेक्शन करती हैं दीदी लोग, और उनको मतलब प्यार सम्मान दोनों भी मिल रहा है आजकल यहाँ अंबिकापुर में। तो अच्छा, इसी विषय पे मुझे लगता है सर, पाठक सर की हम टिप्पणी चाहेंगे। पाठक सर, देखिए, ऐसा है ना कि कोई संगठन जब शुरू होता है, अब जब वो बढ़ने लगता है तो हर संगठन का और हर की समस्या अलग अलग होती है। सब संगठन की समस्या एक नहीं हो सकती है। और जैसे हमारे यहाँ लगभग 50,000 लोग काम करते हैं। हम पहले अकेले थे, जिस काम में हम आए, हम तो अपनी नौकरी खोज रहे थे। तो ये जब काम हमने शुरू किया तो अब उसमें जो संस्था को अपना फंडिंग कुछ नहीं, आप जो काम करते हैं, जो पैसा मिलता है, उससे संस्था चलती है। स्वाभाविक है, कभी कभी पैसा जब नहीं आया, काम का फ्लो नहीं आया, जैसे अभी आप देख लीजिए, अभी जो है ये जो लॉकडाउन हो गया, अब लॉकडाउन हो गया तो बसेस बंद हो गए, ट्रेन बंद हो गई, मार्केट बंद हो गया, कार्यालय बंद हो गया। हम लोग का जो क्लाइंट है वो कौन है? तो शौचालय जाता है। तो शौचालय अब जाए कौन जब बसें चल नहीं रही है, ट्रेन चल नहीं रही है? तो अब क्या हुआ कि इकोनॉमी हम लोग की है पूरे स्लैश कर गई। ठीक है, अब बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मैनेज करना। भाई जो पैसा जहाँ से आता था, जो सोर्स था, अब सोर्स रहा नहीं, और हमें तो बहुत रुपया बाहर से मिल रहा था, हम नहीं लिया हम उस समय में। तो अब ये है कि फिर संगठनात्मक इस तरीके में अब सबसे बड़ी बात है कि यदि बाय लिटिल माइंड ये कनेक्ट रूल एम्पायर, राज्य बड़ा हो माथा छोटा हो तो राज्य नहीं हो सकता है।
छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे आप तो संगठन में कठिनाई होगी। लेकिन यदि आप ब्रॉड माइंड से कीजिए तो समस्या तो आती है थोड़ी, लेकिन वो निकल जाता, समाधान हो जाता है। तो ऐसे संगठन में जो मुकेश जी हैं या शशिकला जी हैं, सब ये जो कर रहे हैं, तो संगठन में तो समस्या आती है। लेकिन अब ये है कि हम लोग को तो 50 वर्ष हो गया इस काम में, बीच बीच में समस्या आई लेकिन फिर निकल गया। तो इसमें जो सबसे जो हमने अनुभव किया है वो है कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी का और अपनी ईमानदारी का। हम यदि ईमानदार हैं तो हम निकाल लेंगे, हम नहीं ईमानदार रहेंगे तो फिर निकल नहीं पाएगा। क्योंकि जब उनको पता चल गया कि हम ही गड़बड़ करने वाले हैं तो फिर तो हम एक करेंगे क्या करेंगे। तो ऐसे संगठन में ये सब समस्या आती है, लेकिन हिम्मत से काम ले तो हम तो कहेंगे। सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, चूंकि कहीं ना कहीं ईमानदारी और इंटेग्रिटी वाली जो बात है, ये खास करके जैसे मुकेश जी हैं, वर्कर्स को मैनेज करते हैं, इस क्षेत्र में काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और वो भी एक कहिए कि एक साइकिल बना होता है, उसके पीछे भी उसको कहीं ना कहीं सही जो पैसा पटना में कंट्रैक्टर पकड़ा गया, वो ट्रक में जो है वो मिट्टी भर लेता था, ईटा क्या क्या भरता था, और पूरा रिपोर्ट करता था कि हाँ इतना जो है मटेरियल्स है सफाई का। तो वो पकड़ा गया है। तो वो हम कंपनी का नाम नहीं लेंगे। तो ये चीज यह है क्या कि जो मूवर है, जो प्राइम मूवर है संस्था का, वो कंपनी हो, एनजीओ हो, जो भी हो, प्राइवेट फर्म हो, प्राइम मूवर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है संस्था का। और उसका यदि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी है तो निश्चित है कि संस्था देर तक चले। प्राइम मूवर ये बड़ा जो है ये इम्पोर्टेंट। और जो टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए, तो अब तो आजकल इतना ना फास्ट चेंजिंग है ये कि उस क्षेत्र में आप हैं तो आपको तो नई नई टेक्नोलॉजी, नए ये विचार आते रहेंगे। जो सरकार के नियम कानून हैं अब वो अलग है। समस्या ये है अब जो लोग काम नहीं कराते हैं वो कानून बनाते हैं। बिल्कुल सर, आपके पास फिर से वापस आएंगे। अभी मैं सुनीता जी को एक फ्रेम में देख पा रहा हूँ, शायद सुनीता जी अब कुछ बोल सके, और संजीव श्रीवास्तव भी हम लोग के साथ जुड़े हैं। तो संजीव जी से एक सवाल ले लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं सुनीता के पास। संजीव इलाहाबाद से हैं, पत्रकार रहे हैं, और संजीव आज हम लोग के साथ पैनल पे हैं। संजीव, उनकी आवाज नहीं आ रही। अब आएगा। अच्छा, शुक्रिया तिलक। पाठक सर को प्रणाम, बाकी सभी पैनलिस्ट को प्रणाम है मेरा। मेरा सवाल ये रहेगा कि जैसा कि पाठक सर ने और बाकी पैनलिस्ट लोग कह रहे हैं कि सफाई कर्मियों के सामने शुरू से हमेशा बहुत सारी चुनौतियां रही हैं, लेकिन जब से कोविड आया, इस महामारी ने एक नई तरह की चुनौती पैदा की है पूरे समाज, पूरी दुनिया के लिए। खासतौर से सफाई कर्मियों के लिए कोविड ने एक बड़ी चुनौती पेश की है, क्योंकि कोविड के बाद जितना भी डिस्पोजल होता है, चाहे वो अस्पतालों का हो या जो भी सड़क पे या डिस्पेंसरी से, मेडिकल स्टोर से जो डिस्पोजल निकल रहे हैं, सर मैं बिंदु पाठक सर से और बाकी लोगों से भी जानना चाहूंगा कि आखिर हम सफाई कर्मियों को उससे निपटने के लिए या उस तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए भी क्या कोई तैयारी की जा रही है, या हम लोग कर रहे हैं ऐसी कोई तैयारी? अब चूंकि हम तो गवर्नमेंट में है नहीं,
तो ये तो हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि जो मशीन्स हैं, डिस्ट्रॉयर है, वो यदि डिस्ट्रॉयर फंक्शन करें प्रॉपरली तो ये सब जो इस्तेमाल होते हैं जो सामान सब, उसको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, इसी सवाल को लेकर के सुनीता जी के पास चलते हैं। सुनीता जी, आप भी इस सवाल पे अपनी टिप्पणी रखिए और अपनी बात भी कहिए। सुनीता जी। सर, मैं सबसे पहले तो आप लोग को नमस्ते करना चाहूंगी। और मैं अंबिकापुर की सेंटर यानी शहर से बोलना चाहिए। आज की डेट में यहाँ के सेंटर की इंचार्ज हूँ, जो कि डिवीजन सेंटर नाम है उसका। और मैं पिछले 7 सालों से इसमें जुड़ी हुई हूँ बोलना चाहिए, जब से ये स्टार्ट हुआ है 2015 से। और स्टार्टिंग में तो बहुत परेशानियां हुई, पर धीरे धीरे सब ठीक हो गया बोलना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता गया लोग समझते भी गए, हमारे काम को भी समझे। शुरू में तो हम लोग को बहुत उल्टा सीधा भी बोलते थे, पर धीरे धीरे वक्त के संग सब समझते गए और हम लोग को अब आज की डेट में बोलना चाहिए अच्छे नजरों से भी देखते हैं और आज अच्छे से बात भी करते हैं। पहले तो हम लोग को नहीं बात करते थे हम लोग से अच्छे से, और बोलते थे कि जैसे कि कलेक्शन पे जाया करते थे दीदी लोग के संग हम लोग, तो बोलते थे हमारी दुकानों पे मत आइए, आप लोग गंदगी उठाते हैं, ये सब बोलते थे। और बोलते थे शाम को मत आइएगा, क्योंकि आप लोग को देखते हैं तो हमारी बिक्री नहीं होती है, या सुबह मत आइएगा। ऐसे सब परेशानियां हुई शुरू में। और उसके बाद में वक्त के संग धीरे 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 सब समझे। और उसके बाद अब जब अंबिकापुर बोलना चाहिए टॉप में आ रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है, तो आज वही सारे लोग हम लोग को यानी बुलाते भी हैं अपने यहाँ, और हम लोग को बहुत पसंद भी करने लगे हैं बोलना चाहिए कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं करके। बस यही है सर। और शुरुआत से लेके अभी तक तो समस्या होती है, लेकिन अब बहुत कम हो गई है। और मैं बोलना चाहिए अपने बच्चे के साथ मैं अकेले रहती हूँ, और आज की डेट पे सेंटर पे ही रहती हूँ बोलना चाहिए। और सेंटर में ऐसी कोई परेशानी होती नहीं है हम लोग को, जैसे कि वहाँ सब सुविधाएं भी है, और महिला दीदी लोगों को भी ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। वो कोविड के समय की बात है जो कि उस समय, तो देखिए सर, उस समय हम लोग पूरा यानी साधन के साथ में वहाँ काम कर रहे थे। जैसे मास्क पहनते थे, ग्लव्स पहनते थे, और भी बोलना चाहिए हाथ को सैनिटाइजर करते थे एनी टाइम बोलना चाहिए। हम वार्ड पे भी भेज रहे थे तो दीदी लोगों को सैनिटाइजर लेके भेज रहे थे। अगर किसी भी प्रकार का अगर उनको पानी वानी प्यास लगा है या वो है, तो वो अपने हाथों पे सैनिटाइजर लगाए और फिर धोने के लिए वॉश भी दे रहे थे, हैंड वॉश भी दे रहे थे। तो ऐसी कोई परेशानी दीदी लोगों को तो नहीं हुई, और ना हम लोग को भी नहीं हुई। और फिर उसके बाद वैक्सीन आया तो हम लोग सब वैक्सीन भी लगाए हैं, पूरी दीदी लोग। स्टार्टिंग में ही हमारा यानी लगा है बोलना चाहिए। तो उस इसके यानी इस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग किए हैं सब साधन को लेके। और जैसे कि सर लोगों के द्वारा हम लोग को जो कचरा था बोलना चाहिए, जो हम लोग का जो सामान आ रहा था उस पे हम लोग को छिड़काव करने के लिए भी दिया गया था। तो ऐसा हमारी दीदी लोग तो उतना नहीं डरे, लेकिन हाँ उनके गांव वाले बहुत डर रहे थे। तो इस कारण बहुत सी दीदी लोग अपने घर को छोड़ के भी सेंटर पे आ गए थे रहने के लिए। और इससे क्या है ना, बाकी दीदी लोगों का भी मनोबल बढ़ा है बोलना चाहिए। जो कि दीदी लोगों को नहीं आने दे रहे थे गांव से, वो लोग भी फिर वो बोले कि जब हमारी बाकी सहयोगी लोग आके अगर कर रही हैं तो हम लोग भी करेंगे। और अच्छा उसके सुनीता बाद जी, वो लोग आए। जी एक चीज मेरे ध्यान में आता है। मान लीजिए कि अंबिकापुर तो एक रोल मॉडल की तरह का की जी है, जी तो वहां जी पे पहले से बहुत चीजें हो रही हैं। जी रितेश सर आपके साथ हैं, रितु मैम आप जी लोग के जी साथ काम की हैं, तो जी वहां पे मान लीजिए बहुत सारी चीज वो कहीं की जब मॉडल ही है तो वहां की चीजें दूसरी जगह पे फॉलो करने की बात आती है। तो आप लोग के यहाँ ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है। आप देश के जी अन्य भागों में भी जाती हैं, जैसे शशिकला जी बता रही थी, आप लोगों को प्राइज जी मिला है, कई जगह ट्रेनिंग इत्यादि भी जी देने जाती है। जी दूसरी जगह पे स्थिति ग्राउंड पे भिन्न जैसी है, वहां पे बहुत चीजें जो आपके यहाँ होती है वो नहीं होती है। जी सर। तो आप मान लीजिए आज जब अपने अपनी स्थिति के हिसाब से जब उनकी चुनौतियां देखते हैं, दूसरे जगह जो जी चुनौतियां हैं, उसके बारे में आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? सर देखिए, अगर जो दूसरे जगह में ये स्वच्छता वाला काम चल रहा है और अगर उतनी सुविधा नहीं है, तो वो धीरे धीरे तो होता है सर। शुरुआत में तो हमारे यहाँ पर भी नहीं था, और हम लोग भी तो शुरू में जो किए तो उसमें हम लोग को भी बहुत परेशानियां आई। तो वक्त के संग अगर वो दीदी लोग समझेंगी, वहाँ की दीदी लोग, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लोग समझने लगते हैं। शुरुआत में सभी कोई बोलते हैं,
लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगेंगे और समझेंगे, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो समाज की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अगर हम उनके घर का कचरा उठवा रहे हैं या उठा रहे हैं, बोला चाहिए 30 के 30 दिन उठा रहे हैं, और जिसका जो मानदेय लेते हैं हम, जैसे कि 50 रुपए हम लेते हैं घर का, तो सर 50 रुपए कुछ होता तो नहीं है। बस ये ऐसा है कि उनकी आदत बनी रहे, और क्या ना, आज के फ्री में अगर कुछ करेंगे सर तो वो उतना उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। अगर हम उनसे मानदेय ले रहे हैं तो अगर हम एक दिन भी नहीं आते हैं तो वो हमारे यहाँ 1100 नंबर चलता है, उसमें एकदम वो कॉल करते हैं कि हमारे यहाँ आज नहीं आए हैं। तो ये एक बोलना चाहिए, वो जो पैसा हम ले रहे हैं वो एकदम उनको जागरूक करने के लिए, जबकि 50 रुपए कुछ होता नहीं है सर। आज के ज़माने में तो और नहीं होता। तो ऐसे ही वहाँ की दीदी लोग भी अगर ऐसे ही कुछ करें और थोड़ा करें मतलब तो कहीं ना वहाँ कहीं पर भी आप ये अच्छा कह रहे हैं होगा। कि लोग अगर जगें, समाज अगर थोड़ा सा जगे, जागरूक होकर के जी, चीजों जी, को करे तो जी, मतलब ये जो है सो वैसे हम आपको बताएं कि इनफैक्ट सभी लोग पैनल पे इस बात से सहमत होंगे कि शायद हिंदुस्तान में जो सफाई कर्मचारियों को जो मिलता है, जो भी रिम्यूनरेशन, जैसे आपने कहा 50 रुपए, कहीं 100 रुपए देते हैं लोग, महीने का 200 रुपए देते हैं, ये शायद इसी देश में है या फिर ऐसे जो ज्यादा जनसंख्या वाले देश में ही हैं जहां पर कि आप ये अफोर्ड भी कर सकते हैं। अगर आप ये अमेरिका इंग्लैंड चल जाएं तो आपको सफाई करने के लिए, घर में काम करने के लिए रखना बड़े बड़े लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो जी। ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें जो मानदेय मिलता है, जो मेहनताना मिलता है सफाई कर्मचारियों को, उसके बारे में भी शायद कहीं ना कहीं सोचने की और उस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। जी सर, देखिए मानदेय की बात है तो देखिए ये हम लोग स्व सहायता समूह के द्वारा कर रहे हैं, और स्व सहायता समूह के द्वारा कर रहे हैं तो ये हमारा सरकारी तो है नहीं सर। तो जब हमारा स्टार्टिंग हुआ था उसी समय रितु सेन मैडम ने क्लियर किया था कि ये स्व सहायता समूह के द्वारा है और ये आप लोगों को जमाना है, आप इसमें जितना कमा सकते हैं वो सब आपका है। तो हम लोग ऐसा मानदेय के लिए तो शुरू से ऐसा जुड़े नहीं थे, क्योंकि बहुत इसमें शुरुआत में किसी भी प्रकार का कोई पैसे की बात नहीं हुई थी। बस ये हुआ था कि हमको अपना शहर साफ करना है, और बोलना चाहिए इसमें हम फिर धीरे-धीरे जैसे जमते जाएँगे हम लोग, वैसे-वैसे हमारा बोलना चाहिए जो मानदेय होगा वो बढ़ेगा। तो वैसे स्टार्टिंग ये में तो बहुत ही हमारा। अच्छा रोल मॉडल कहिए। और आप लोग, जी, मैं पाठक सर को भी और शर्मा जी और संजीव जी को भी बताना चाहूंगा, और कार्यक्रम में जो जी, लोग सुन रहे हैं, कि अंबिकापुर एक ऐसा शहर है जहां पर की वेस्ट डंप यार्ड उन्होंने बंद कर दिया और उसकी जगह जी, उन्होंने जी, पार्क बना दिया। वो लगभग लगभग जी, कहिए कि जी, 100% वेस्ट की रिसाइकलिंग करते हैं और उसी की जी, कमाई से फिर मान लीजिए कि चीजें करते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। इस कार्यक्रम में मैं एक विषय और लाना चाहूंगा जिसपे शायद पाठक सर की टिप्पणी और मुकेश जी की भी टिप्पणी और शशिकला जी की भी टिप्पणी जायज होगी। उसके बाद मैं संजीव के पास चलूंगा फिर से अगले सवाल के लिए और टिप्पणी के लिए, कि कहीं ना कहीं सफाई का जो एक पेशा रहा है हमारे यहाँ जाति से जुड़ा रहा है। उसको लोग ये मान के चलते हैं कि भाई फलाने जाति के लोग, जैसे मुकेश जी से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि उनके जो सफाई कर्मचारी ज्यादातर वाल्मीकि समाज से हैं। अक्सर ऐसा शहरों में देखा जाता है कि खास जाति के लोग ही वो करते हैं और बाकी के समाज के लोग उन्हें दूसरी नजर से देखते हैं। ये जो एक चुनौती है, इसको कैसे आज के समय में नजरिए से देखने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं एक इंसान को इंसान के प्रति जो एक भाव होना चाहिए, ये भाव में कहीं ना कहीं जो ये एक कमी है, ये इसके बारे में पाठक सर। एक्चुअली क्या है कि वो बात सब सही कह रहे हैं कि जब से सभ्यता का विकास हुआ तब से सफाई का काम एक छोटे से वर्ग को दिया गया, तो वो लोग को दूसरा काम करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। तो उससे क्या हुआ कि लोग उसी काम में लगे रहे, और जो खासकर जिस काम को हम लोग कर रहे हैं उसमें तो था कि यदि वो पखाना साफ न करते, खमाव पखाना उसमें हुआ करता था, हम लोग इस्तेमाल किए हुए हैं, आप लोग को बताया नहीं, तो उसमें है कि वो साफ न करते तो कॉलेरा होता और लोग मरते। पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई नहीं होती, शौचालय की सफाई नहीं होती। अब अंदाज कीजिए कि हमको आप माइनस कर दीजिए इंडिया से, तो बहुत कम, एकदम नहीं है, अब तो लोग बहुत फॉलो कर रहा है, तो माइनस कर दिएगा तो बहुत कम दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि सफाई के काम में शुरू से ही प्रतिष्ठा नहीं रही। इसमें जब हम ही लोग इस काम में आए तो 50 ढंग की बातें हुई,
हमारे फादर इन लॉ डॉक्टर थे ना, तो वो कहते थे हमसे, एक दिन इतने नाराज हो गए, कहा कि आपका चेहरा मैं दिखना नहीं चाहता और आपने मेरी लड़की का जीवन खराब कर दिया। हम सोचे थे कि पटना विश्वविद्यालय से कुछ पास किया है, कुछ अच्छा काम करेंगे। आप क्या सुना है कि अछूतोष साल रहते हैं मिर्सिया में जा करके, और लोग पूछता है दमाद क्या करते हैं, मैं क्या कहूँ दमाद क्या करते हैं, और हम ब्राह्मण नहीं होते, हम तो हम बेटी की शादी और अलग जगह कर दिए होते। तो हमने कहा कि देखिए, अब तो हम गांधी का सपना पूरा करना है, इतिहास का पन्ना उलटना है, कठिन काम है, अब किसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। हमारे सफल होने तक आप रुक सकते हैं, रुक जाइए, और नहीं तो ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि सफाई के काम में अप्रतिष्ठा थी, प्रतिष्ठा का सवाल तो उठता ही नहीं। और जो हम लोग यहाँ पहले काम, अब तो खैर सुलभ की बात अलग हो गई है कि पहले जो है सो बहुत ही सामना करना पड़ता था, और जो लोग आए हम लोग यहाँ काम में, तो ये तो, और आज भी देखिए कि जो इस काम में लगे हैं, सफाई के काम में, तो समाज में कोई ऐसी प्रतिष्ठा उनको नहीं है जो दूसरे काम में है। जबकि गांधी ने कहा था, मैं भी कह रहा हूँ, कि सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा उनको मिलनी चाहिए, तो सबसे डिफिकल्ट काम उन्हीं का है। बाकी काम तो सोफिस्टिकेटेड के काम सब है। अब ये है कि उसमें जो कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज हैं और लोग जो उसकी जवाबदेह हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए सीवर में सुनते होंगे कि लोग जाके मर जाता है। अब सीवर में क्या है कि ट्रेडिशनली कहा हुआ है कि लालटेन जलता हुआ नीचे ले जाइए, और यदि बुझ जाए तो भीतर मत जाइए, इसका मतलब गैस वहाँ पर एक्टिव है, और नहीं बुझे तो फिर आप जा सकते हैं। लोग क्या करता है, बस जल्दी से जाके बिना जांच किए घुस जाता है, मर जाता है। अब तो मशीन हो गया है, हम लोग मशीन मंगाए हैं, तो ये है कि मशीन से पता चल जाता है गैस कहाँ पर है, कितना गैस है, तो उसमें कंपनसेशन बहुत होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आप चर्चा कर रहे हैं इस बात को, कि सैनिटेशन वर्कर की चर्चा जो कर रहे हैं, दोनों तरफ से वो मार खाते हैं, प्रतिष्ठा की तरफ से भी और पैसा की तरफ से और सुविधा की तरफ से, दोनों। ठीक है पाठक सर, इनफैक्ट हम लोग के पास समय अब बहुत सीमित है। संजीव के पास चलते हैं। संजीव, आप अपनी एक अंतिम सवाल और टिप्पणी रखें। नहीं सर, जैसे भी पाठक सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने शुरुआत ही की कि टेक्नोलॉजी वो लेके आए, और टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा चेंज ला दिया पूरे भारत के सैनिटेशन सिस्टम में। तो सर बस यही मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पूरी दुनिया आज की पूरा जो दौर है वो टेक्नोलॉजी एज कहा जाता है, तो आपको क्या लगता है सर कि क्या हमारे साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च के फील्ड में भी सैनिटेशन पे काम ज्यादा होना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, ताकि सैनिटेशन वर्कर्स के खतरे को कम किया जा सके, उनका काम आसान हो और उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़े इससे? जो साइंस जो है ना, तो आप जानते हैं ये डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो ये बदलता रहता है, और जितना अनुसंधान अधिक हुआ है जिस विषय में, उतना महत्वपूर्ण हुआ है। अब आप तुलना कर लीजिए आयुर्वेदिक मेडिसिन में और एलोपैथिक में जितना अनुसंधान हुआ वो आयुर्वेद में नहीं हुआ। तो जो मेडिसिन सिस्टम ऑफ जो ट्रीटमेंट जो सबसे पहले हमारे यहाँ था, वो पिछड़ता चला गया, इसलिए कि उस पर अनुसंधान हुआ ही नहीं। तो जो आप कहते हैं, हम सहमत हैं 100%, कोई भी विषय में अनुसंधान जितना अधिक होगा, उतना ये नए विषय आएंगे, नए समाधान निकलेंगे, नई बातें आएंगी। अभी हमने इसमें देखा है, एक शौचालय में एक शीशा लगा दिया है, वो
जो भीतर से देख सकता है बाहर से नहीं देख सकता है, और बड़ा सुंदर देखने में लगता है। कुछ पिंक शौचालय बने हैं आजकल, तो होता है क्या है कि उसको इंटरेस्टिंग बनाइए टॉयलेट को, विषय जल द्रव है ना। अब हमारे यहाँ ये बना हुआ है, पैखाने के खाद का जो है किवाड़ बना हुआ है हमारे यहाँ। तो वो जो आया बनाने के लिए मैक्सिको का स्कल्पचर था, तो हमको कहा गया हमको पैखाने का खाद चाहिए। अभी आप क्या करोगे? तो कह रही हमको बनाना है किवाड़। तो 22 किवाड़ बनाया उसने, 22 में से 21 ले गया, एक हमको दे गया। तो हमने पूछा कि भाई ये आप क्यों बना क्यों रहे हो? तो कहा कि ये हम आर्ट गैलरी में लगाएंगे, और जब इसको हम आर्ट गैलरी में लगाएंगे तो लोग पूछेगा कि क्या है, तो हम कहें पकाने का खाद का है। बोला है पकाने का खाद का है, तो अब क्या होगा? सैनिटेशन का इतिहास शुरू हो जाएगा, उसमें चर्चा शुरू हो जाएगी। ऐसे हम जाके खड़ा होकर कहें कि सैनिटेशन ऐसा है, सैनिटेशन वैसा है, कोई नहीं सुनने वाला है। तो अब आपको समझ है कि नए नए अनुसंधान किए जाए, नई नई तकनीक लाई जाए, नए ढंग से उसको जो है ना प्रेजेंट किया जाए, ताकि सब्जेक्ट जो है वो डल ड्रैप नहीं हो करके ह्यूमरस हो, लोग स्टोरीज फॉर्म में लोग उसे सुने, समझे, पढ़े। और बिल्कुल, तो कहीं कहीं टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम लोग के पास समय बिल्कुल खत्म है, हम अंतिम टिप्पणी के लिए आना चाहेंगे। मुकेश जी, कोई लास्ट कमेंट करना चाहेंगे आप? जी हाँ जी सर। हाँ, कोई अंतिम, आपने चर्चा सुनी इतने देर, अब हम लोग समाधान की बात कर लें कुछ संक्षेप में, कि किस तरीके से हम लोग एक बेहतर स्थिति की तरफ जाएं कि मान लीजिए कि केवल अब हमारा बाहर ही नहीं, हमारा अंदर भी साफ रहे, और हम लोग एक दूसरे को, समाज के जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं खास करके, उन्हें उनकी जो जरूरतें हैं, उन्हें जो आर्थिक सामाजिक जो सम्मान चाहिए, मदद चाहिए, उसका ख्याल हम लोग रखें। आपको क्या लगता है कैसे इस दिशा में बढ़नी चाहिए? पहले तो लोग सर इनको पसंद नहीं करते थे, जब ये हमारे वर्कर्स से जो इनसे बहुत मतलब भेदभाव, छुआछूत मतलब वो बहुत होता था। आज से 20 साल पहले की बात कर लो आप, तो पानी तक नहीं पिलाते थे लोगों को। मतलब साथ में कोई पानी मांग लिया तो बोलते नहीं 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 हमने नहीं पिलाना, मतलब ऐसा बिहेव करते थे इनके साथ। अब तो काफी फर्क पड़ गया है। तो रही टेक्नोलॉजी की बात, टेक्नोलॉजी भी काफी अब इम्प्रूव हो, डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। तो अब जो जो एक काम जो कि करते हैं, इनसे इनको इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। पहले तो विदाउट ग्लव्स, विदाउट मतलब प्रिकॉशन ये काम करते थे, अब तो काफ़ी इनमें भी अवेयरनेस आ गई है। बहुत सारे प्रिकॉशन लेते हैं, हम भी बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो काम, उसके लिए आपकी भी सेफ्टी होगी, आप इन्फेक्शन से बचोगे। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीन्स आ गई हैं, तो इसमें से ऐसा इम्प्रूव ही हो रहा है, मतलब डे बाय डे कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रहा है, और इम्प्रूवमेंट होने की आने के समय संभावना है। लेकिन मेरा जो सवाल था, और मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं स्थिति जो भी है, मशीन, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें तो हमसे, वो आदमी ने बनाई है। हम मशीन के साथ भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मशीन लगाने के बाद भी हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, और लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मशीन से आगे की सोच रखने की जरूरत है। शशिकला जी, आप भी कुछ लास्ट कमेंट करना चाहेंगे? हाँ, मैं भी ये कहना चाहूंगी कि जैसे जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे मानदेय के बारे में बात हुआ था, तो जैसे हम लोग जो संस्था चला रहे हैं 450 महिलाओं का, उसमें कोई अलग नहीं है। जो अगर जो मेरी दीदी जो रिक्शा से कलेक्शन कर रही है, उनका और मेरा सेम है, एक जैसे। हमने क्या है कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, उसमें एक संस्था है, उसमें सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसमें मेरा जिम्मेदारी है कि मैं उस सेंटर को मैनेज करूं, और एक दीदी का जिम्मेदारी है कि वो कलेक्शन करे, एक दीदी का जिम्मेदारी है कि उसको सेग्रीगेशन करे। इसी तरह अलग अलग जिम्मेदारी है मिला हुआ सबका। ये हम लोग की जो संस्था है 450 महिलाओं में, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। और जैसे जात पात का बात
किए, तो उसमें मेरा ये मानना है कि कोई भी काम किसी पर्टिकुलर किसी जात के लिए नहीं, काम सभी के लिए है जो उसको करना चाहता है। मेरा ये मानना है कि जो इस काम को करना चाहता है, और ये समाज में सोच कि कोई एक ही इंसान करेगा, एक ही इंसान अगर करने लगेगा तो पूरा समाज को हम कैसे साफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो लोगों का जो मतलब हम लोग बाहर की गंदगी, जो वार्ड का कचरा है, ये सब साफ करने से पहले जो मन में जो गंदगी है उसको साफ करें, जिससे ये सोच कि हम केवल एक ही इंसान या उस इंसान से ही करवाएंगे, नहीं, हम पहले क्यों ना करें उस काम को, हम पहले क्यों ना साफ करें वार्ड को, हम क्यों ना जिम्मेदारी लें। इसलिए मेरा यही कहना है कि ये किसी काम को पर्टिकुलर किसी इंसान से नहीं, आज उस काम आज करने की जो है इच्छा ना, से होना चाहिए। आज हमने एक थ्योरी दिया है लास्ट वेबिनार में, हॉरिजॉन्टल थ्योरी ऑफ कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम वर्टिकल है, इसलिए जो लास्ट मकान में है उसको हम अछूत कहते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल दिया है कि सब बराबर है। ये तो ये है कि सफाई कर्मचारी को प्रतिष्ठा समाज में मिलने के लिए हॉरिजॉन्टल यदि हो जाता है, एक तो हमने कहा कि ब्राह्मण बनो तो जाति सिस्टम हो जाएगा, सब ब्राह्मण हो जाएगा तो बात खत्म। दूसरा दिया है कि हॉरिजॉन्टल, तो सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर होना चाहिए कास्ट सिस्टम में हॉरिजॉन्टल होना चाहिए ताकि सब बराबर हो। जब तक वर्टिकल रहेगा तब तक सफाई कर्मचारी सफल करेगा ही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकला जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि किस तरीके से समाज को इस पे समझने की और कॉन्शियस होने की जरूरत है। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए पाठक सर के पास फिर से वापस चलूंगा। इनफैक्ट अभी एक गिरिजा शंकर जी ने कमेंट किया है NHRC के एक्ट को लेकर के। मैं फिर से उसी सवाल को एक दूसरे तरीके से दोहराना चाहूंगा कि हम कानून बना लें, हम टेक्नोलॉजी ले आए, हम लोगों को पैसे दे दें, सैलरी दे दें, तनख्वाह दे दें, कुछ भी दे दें, लेकिन स्थिति परिस्थिति जो भी हो, अगर आदमी कॉन्शियस नहीं होगा, अगर आदमी सही चीज को, एक भेदभाव और इस छोटी सोच से ऊपर नहीं निकलेगा, तो हम लोग सैनिटेशन वर्कर क्या, आज तो हम अपने टीचरों को भी पहले से कम, मान लीजिए कि अक्सर कही जाती हैं कि राजनीतिज्ञों को भी, समाज के हर तबके को कहीं ना कहीं उनका जो एक रिस्पेक्ट है वो किस तरीके से, कॉन्शियसनेस के बिना तो शायद नहीं दे पाएंगे। पाठक सर अंतिम टिप्पणी। नहीं, हम दिखाना चाहते थे आपको ये कि देखिए ह्यूमन स्कीटा से, मनुष्य मल से ये कैसे गैस निकलता है, खाना पकता। CC 108 को पहचान रहे होंगे, हमारे कैंपस का फोटो है ये, तो वो पापड़ फ्राई कर रहे हैं। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, तो लैंप जला रहे हैं, ठीक है। और ये जो है, ये लोग जो आग ताप रहा है ना, ये एम्बेसडर है अमेरिका का, ये जो जहाँ आग ताप रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि देखिए ये टेक्नोलॉजी आजकल ऐसा है कि इसको विभिन्न ह्यूमन स्कीटा से क्या क्या आप कर सकते हैं, इसका बहुत उदाहरण है। ये फोटो का कैंपस का फोटो है। ये जितेंद्र सिंह है जो PO में स्टेट मिनिस्टर है। हाँ, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस प्रकार से जो सफाई की बात चल रही है, सफाई प्रतिष्ठा की बात चल रही है, उसमें टेक्नोलॉजी का ही बड़ा योगदान है। अब इसमें जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको कोई बुरा कहता ही नहीं है। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है कि समाज को ध्यान देना पड़ेगा। और जो अब गांधी ने कहा कि पैखाना तो बना लिया, सब वैज्ञानिक पैखाना बना लिया, लेकिन अस्पताल में लोग जो बीमार पड़ता है और उसकी जो देखभाल करता है वो आदमी, वो कौन होगा? तो इसलिए गांधी ने कहा कि नहीं, उसको ज्यादा पैसा दो। तो ज्यादा पैसा दोगे तब क्या होगा कि लोग अच्छे से लोग जाएंगे, तो प्रतिष्ठा जो है बढ़ जाएगी। तो तरीका है इसका कि सफाई के जो आप प्रश्न उठाए हैं बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, और सैनिटेशन वर्कर्स को प्रतिष्ठा कैसे दिलाई जाए, इस पर फिर से एक बार बुलाइए, लोगों को बात कराइए और अपना होमवर्क करके भी आए और बताएं कि भाई इस समाज में सैनिटेशन वर्कर की प्रतिष्ठा को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग समय से काफी आगे निकल चुके हैं, तो अब कार्यक्रम को
यहीं विराम देना चाहिए। मुझे बस आज के कार्यक्रम के पोस्टर में एक अंबेडकर की एक कोट जो है सो आप लोगों ने देखी होगी, जिन लोगों ने पोस्टर देखा है, कि एक महान आदमी वो होता है जो समाज का सेवक बनने के लिए तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं इसी भावना को से हम लोग को हर काम को लेने की जरूरत है, और सफाई का काम कोई अलग नहीं, चाहे वो कोरोना की चुनौती हो। समाज में चुनौतियां आएंगी, आती रहेंगी, जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर मिल के रहेंगे, हम अगर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो ये सारी चुनौतियों का मिल करके हम लोग अच्छे से सामना कर पाए। आप लोगों ने समय दिया आज के कार्यक्रम में। आज की चर्चा इसी चर्चा के साथ खत्म नहीं हो, हम यहाँ से एक समाधान परक इसकी तरफ जाएं, आगे एक दूसरे की मदद करें, अपने अपने स्तर से लोग समाज को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।